आज हम यूट्यूबर एज आई प्रॉमिस कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर लेकर आएंगे, तो आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वीडियो भी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले जरा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सीड्स हैं वो वर्सलाय की संधि में यानी वर्सलाय की ट्रीटी में ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टाइमलाइन ड्रॉ कर दी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ये 1939 में शुरू हुआ और 1945 में यानी 6 साल चला ये वॉर। और क्या क्या इसमें इस तरह से आप लोग अपने घर में अपने कॉपी वगैरह पे इसको टाइमलाइन में ड्रॉ कर दीजिएगा तो मच इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, हमने ये देखा था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे। कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए थे कि जितने भी वॉर का रेफरेंड है, जो उनका खर्चा है, वो सारी कंट्रीज ने किस पर लाद दिया था, वर्साई की संधि के थ्रू आपकी जर्मनी पर लाद दिया था। पोलैंड एग्जिस्टेंस में आ गया और टर्की को छोटा कर दिया, ऑटोमन एम्पायर को छोटा कर दिया और टर्की को इस तरह से, टर्की एक न्यू कंट्री आया, ठीक है। और क्या हुआ, पोलैंड में वर्स्ट ईस्ट पर्शिया को बहुत सारा एरिया ईस्ट पर्शिया का ले लिया, यानी ईस्ट जर्मनी का ले लिया और ईस्ट को वेस्ट से अलग कर दिया। कैसे, एक डेंजिंग कॉरिडोर दिया गया, पोलैंड को एक्सेस दिया गया, बाल्टिक सी में एक कॉरिडोर दिया गया बीचों बीच से, मतलब वेस्ट और ईस्ट जर्मनी बना दिया, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको वेस्ट और ईस्ट बर्लिन भी बनेगा, जो कि अभी तक एक इशू था जब तक बर्लिन वॉल फॉल होती, वो एक अनदर केस है, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया है, मतलब फटाक से इस टाइमलाइन के थ्रू देख लेते हैं, जिससे क्या होता है, मेमोराइजेशन में हेल्प होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में वॉर शुरू हुआ था, ठीक है। यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और पोलैंड ने वॉर शुरू किया था, ठीक है ना। हमला कर दिया जर्मनी ने पोलैंड पर। तो 1939 में जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड। 1940 में क्या हुआ, 1940 में इसी का कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हुए, मतलब 1939 में अटैक किया पोलैंड को और पोलैंड ने सीक्रेट संधि कर रखी थी इससे, ब्रिटेन से। ब्रिटेन भी आ गया वॉर में, ब्रिटेन को देख देख के फ्रांस भी आ गया वॉर में, उधर से रशिया कूद पड़ा वॉर में। और जर्मनी ने इटली के साथ संधि कर रखी थी, तो इटली जर्मनी के साइड से आ गया और एशिया से जापान गया, ठीक है ना। तो 1940 में, फिर 1940 से 41 के बीच में ये डनकिर्क ओबुलेशन हुआ, ठीक है ना। फ्रेंच जर्मन के बीच में एक रेन, मैंने बताया था राइन एक नदी है, तो राइन लैंड में इशू हुआ, ठीक है ना, 1941। फिर 1941 में ही जर्मनी इन्वेड सोवियत यूनियन यानी रशिया पे हमला किया। जर्मनी ने क्या किया, ये उसकी सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी कि जर्मनी ने रशिया पे हमला कर दिया, तो सोवियत यूनियन पे यहाँ पर हमला कर दिया और उसने एक एंड से, उसने एक तरफ से अपने ईस्टर्न तरफ से, मतलब नॉर्दर्न तरफ से रशिया पे हमला कर दिया और सदर्न तरफ से उसने फ्रांस पे हमला कर दिया। एंड 1942 में ये पर्ल हार्बर पर हमला हुआ, जिसकी वजह से यूएस भी आ गया। मतलब जापान ने पर्ल हार्बर पर के जो वो है पोर्ट्स हैं उन पर हमला कर दिया। फिर बैटल ऑफ मिडवे हुई 1942, बिटवीन 1942 और 1943। फिर अमेरिका आ गया। फिर 1943 में जितने भी एलाइज थे नॉर्थ अफ्रीका के, वो आ गए, ठीक है। 1943 में ही एक इटली ने सरेंडर किया। 1943 में इटली ने सरेंडर, 1943 में यानी मिड ऑफ 1943 में इटली ने सरेंडर किया। 1944 में हम देखते हैं एक नॉर्मैंडी इन्वेजन हुआ, ठीक है ना। नॉर्मैंडी इन्वेजन हुआ, इन्वेजन ऑफ जर्मनी हुआ, जर्मनी पर अटैक किया गया, बैटल ऑफ बल्ज हुआ। फिर मतलब 1945 में बैटल ऑफ बल्ज हुआ। फिर 1945 के कॉन्सिक्वेंस में आपका रोजवेल्ट, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, ही डाइज एंड ट्रूमैन जो हैं, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने टेक ओवर किया ऑफिस में। एंड ही डिसाइडेड, ट्रूमैन ने हमला किया जापान पे एंड ही डिसाइडेड टू बॉम्ब जापान। तो ये एक टाइमलाइन थी जिससे आपको बहुत आसानी से आपको ये इवेंट समझ में आ जाएंगे। इसकी मैं पीडीएफ की जो है लिंक जो है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू अगले उसमें देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली में हुआ क्या था। जैसे मैंने बताया कि इसकी जो बैटल आपकी ट्रीटी ऑफ वर्साई थी, तो वर्साई की संधि के अनुसार उसमें बीज बो दिए थे ऑलरेडी,
और एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है, मतलब एक तरह से आप ये समझिए कि जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया था, ठीक है ना, जर्मनी और उसके अलाइज को ह्यूमिलेट किया गया था, और इस बात का फायदा हिटलर ने उठाया और ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ एंगर अमंग्स द पीपल ऑफ जर्मनी। और एक बात हुई थी कि जितने भी वॉर रेपरेशंस थे वो भी निकालने के लिए, मैंने बताया था कि अमेरिका ने दोनों पार्टी को पैसा दिया था, आई मीन ब्रिटिश एंड फ्रांस को भी पैसा दिया था और जर्मनी को भी पैसा दिया था। एंड समहाउ ये ब्रिटेन को लगा कि नहीं, मेरे को अपने से मतलब है, फ्रांस कुछ भी कराता रहा, तेल लेने जाए फ्रांस, और उसने क्या किया, उसने मार्केट बिल्ड करना शुरू कर दिया जर्मनी का, और जर्मनी को उसने स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया ताकि जर्मनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जर्मनी की मार्केट और स्टॉक पिकअप कर ले और वो हमें हमारा पैसा वापस दे दें, ठीक है ना। तो ये कुछ एक, ठीक है, तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर। पार्टिसिपेंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे। एक्सेस, जो जर्मनी साइड थी उसको हम एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस पावर, एंड एलाइड पावर जो मित्र देश थे, ठीक है ना। तो जर्मनी, इटली, जापान, दे कॉन्स्टिट्यूट द एक्सेस पावर। फिर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन एंड टू अ लिटिल एक्सटेंट चाइना वाज इन्वॉल्वड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है ना। इट वाज द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, 6 साल तक चला ये वॉर, बहुत 5 करोड़ लोग इसमें यहाँ पर लॉस किया लाइफ को, जबकि 80,000 के करीब आपकी लाइफ लॉस हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एंड 3% बोलते हैं कि 3% उस समय जो पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की वो खत्म हो गई थी। तो इटली, आप ये देख रहे हैं एक्सेस में इटली आ गया, जर्मनी आ गया, जापान आ गया। अब इसमें देख लेते हैं कि इटली के अंदर में कौन कौन से थे। मुसोलिनी था, फासिस्ट पार्टी थी। फासिस्ट कौन सा होता है? फासिस्ट वो होते हैं जिसमें एक्सट्रीम नेशनलिज्म आ जाए। तो जहां पर आपको एक्सट्रीम नेशनलिज्म आ जाता है ना, उस चीज को हम बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी आपके अधिकारों को भी छीन लिया जाता है सिर्फ नेशनलिज्म के नाम पर, उसको हम बोलते हैं फासिस्ट, ठीक है ना। तो इटली में मुसोलिनी ने फासिज्म फैलाया और अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग किया एंड ही बिकेम द सुप्रीम पावर, और ही कोऑपरेटेड विद जर्मनी, क्योंकि इटली को जो वादा किया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स ने, वो उसे दिया नहीं, इटली को वो मिला नहीं। इटली पहले लड़ा तो जर्मनी की साइड से, लेकिन इट चेंज ओवर इट्स साइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसने सोचा भाई इस बार मेरे को बेवकूफ नहीं बनना है और इस बार तो मैं जर्मनी के साथ ही लड़ूंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। और जर्मनी के अंडर में हिटलर जो नाजिज्म का वो है, तो नाजिज्म क्या होता है? इट इज एक्सट्रीम, एक स्टेप फर्दर है फासिज्म से। नाजिज्म में क्या होता है? उसमें वहां पर प्योरिटी और जोड़ देता है। वो कहता है कि हम लोग वी आर द बेस्ट इन द ह्यूमन रेस, ठीक है ना। तो ये फीलिंग भी गलत फीलिंग है कि ही स्टार्टेड टू बिल्ड अप लाइक, उसने बहुत सारे ज्यूज को टॉर्चर किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंड इन्वेडेड हैं, हाँ, तो उसने ही इन्वेडेड 1939 में। सबको मालूम है कि उसने फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो ट्रिगर पॉइंट है उसने ही शुरू किया था, हिटलर ने इन्वेडेड 1939 पोलैंड, ठीक है ना। तो और 1945 में उसने यूएसएसआर पर हमला कर दिया। जापान मिलिटरीली बड़ा स्ट्रांग हो गया था। जापान वाज स्प्रेडिंग इंपेरियलिज्म क्या होता है? इंपेरियलिज्म होता है आपकी एनेक्स करना, कंट्रीज को कॉलोनी बनाना और उन पर अत्याचार करना। तो जो साउथ ईस्ट चाइना है, साउथ ईस्ट चाइना सी है, साउथ ईस्ट चाइना जो सी है, वहां पर आपका बहुत स्ट्रांग हो गया था। जापानीज ने हमला कर दिया था और पूरे उस साउथ ईस्ट एशिया को उसको पूरा कैप्चर कर लिया था। वहां पर फिलीपींस ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, सब चीज को उसने कैप्चर कर लिया था एंड इट वाज गेटिंग मोर एंड मोर पावरफुल। इवन चाइना को भी कुछ पार्ट चाइना को भी उसने कैप्चर किया था। मंचूरियन जो आपका यूएसएसआर का है इलाका, उसने मंचूरियन को भी कैप्चर किया था। इट अटैक मंचूरियन इन 1931, इन्वेडेड it invaded China in 1937 and attacked Pearl Harbor in 1941, ठीक है ना। तो ये थी आपकी एक्सेस पावर। अब आते हैं आपकी एलाइज में कौन कौन था? ग्रेट ब्रिटेन था। ग्रेट ब्रिटेन का ये था, इट हैज अ वेरी स्ट्रांग नेवी, इट हैज वेरी स्ट्रांग ट्रेडिंग, बहुत अच्छा ट्रेड था ग्रेट ब्रिटेन का, और इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ कॉलोनीज, ठीक है ना। फ्रांस
इट ऑलवेज स्टैंड बाय सेल्फ, इट ऑलवेज स्टैंड बिसाइड्स ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है ना। एंड इट डिक्लेयर्ड वॉर ऑफ जर्मनी 1939 में वॉर डिक्लेयर किया जर्मनी में। जब उसने देखा कि इसने पोलैंड पे वॉर डिक्लेयर कर रखा तो उसने वहां पर 1939 में जैसे ग्रेट ब्रिटेन पावर में मतलब पिक्चर में आया, उसको फॉलो करने पे फ्रांस भी पिक्चर में आ गया। और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इट स्टेड न्यूट्रल अंटिल इट वाज बीइंग अटैक्ड बाय जापान इन 1942 में आपका पर्ल हार्बर हुआ, 1941 में पर्ल हार्बर हुआ। तो 1941 में यूएस बिल्कुल अलग था बिल्कुल इस चीजों से, वो सिर्फ अपना हथियार दे रहा था और पैसा दे रहा था वॉर में, ठीक है ना। एंड इट डिक्लेयर्ड और उसमें ये भी हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर में कि एक जो शिप है वो भी आपकी शिप जो है वो भी जर्मनी ने डुबा दी थी और जापान ने उसको अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर। तो ये उसके लिए बहुत हार्श था। और इसी यहाँ पर आते हैं यूएसएसआर में कम्युनिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिस्ट ने कैप्चर कर लिया था पूरे पिक्चर को, ठीक है ना। पूरे यूएसएसआर में सोवियत में पूरा एक कम्युनिस्ट का वो दबदबा हो गया था। एंड कम्युनिस्ट लेड बाय द हार्श डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन आ गया था, ठीक है ना। एंड ही क्रिएटेड स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने कन्वर्ट कर दिया आपके यूएसएसआर को एक इंडस्ट्रियल हब में इंडस्ट्रियल स्ट्रॉन्ग पावर में डेवलप कर दिया। एंड इट साइंड नॉन एग्रेशन पैक्ट विद जर्मनी 1939। उसने कह दिया कि उसने ये कहा था, उसको लग रहा था कि हिटलर कुछ ना कुछ करेगा, तो उसने एक ये कह रहे कि ना आप हम पे हमला करेंगे ना हम आप पे हमला करेंगे, लेकिन उस चीज को फॉलो नहीं किया और हिटलर ने 1942 में उस पर अटैक कर दिया। 1942 में, ठीक है ना। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने बताया ट्रीटी ऑफ वर्साइल आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ये सीड का काम किया उसने ट्रिगर करने के लिए। और यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते फासिज्म बहुत फैल गया और आपका इंपीरियलिज्म तो था ही पिक्चर में। जापान अपना इंपीरियलिज्म फैला रहा था, फासिज्म इटली फासिज्म फैला रहा था और नाजिज्म आपका जर्मनी ऑलरेडी नाजिज्म फैला रहा था। एंड एक म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ था इन 1938 सितंबर 1938 में म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ था जहां पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने यह तय किया था जर्मनी के साथ ये तय किया था एंड इट अलाउड जर्मनी टू एनेक्स एरियाज। तो उसने म्यूनिक एग्रीमेंट में ये साइन हुआ था कि 1938 में वो लोग ये जो उन्होंने अलाउ करा हिटलर को कि चलो छोटा मोटा वॉर है, इससे इसको मदद मिलेगी और उसको अपना मार्केट ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। तो एक म्यूनिक एग्रीमेंट किया 1938 में एंड इट ओवरलुक द, क्योंकि 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला बोल दिया था और इट एनेक्स चेकोस्लोवाकिया। तो उसने यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन अगर उसी समय पिक्चर में आ जाता ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस तो पिक्चर इतनी बुरी नहीं बनती। 1939 में वो अटैक नहीं करता। तो उसे क्या हुआ, और मैं एक बात बता दूं, एक अपीजमेंट एक और पिक्चर में आता है यहाँ पर कि एक रीजन भी आता है कि अपीजमेंट किया गया जर्मनी को अपीजमेंट। अब अपीजमेंट क्या होता है? अपीजमेंट ये होता है कि आप हामी भरते रहें और वो काम भी ना करें, ठीक है ना। जैसे हम लोग के नेता लोग करते हैं कि भाई हाँ आप सही कह रहे हैं, ये काम हो जाएगा। तो ऐसे ही जर्मनी ने उस समय कहा कि नहीं, हम पे ज्यादा वर्साई की संधि हम पे जबरदस्ती लागू की है। तो उन्होंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप गलती से लागू कर दिए, लेकिन इट डिड नॉट टर्न डाउन द वर्साई ट्रीटी। मतलब उससे वादा भी करते रहे, उसे वो दिया भी नहीं, वो करके भी नहीं दिया। तो इट अपीजमेंट वाज वन ऑफ द रीजन। उससे एंगर और बढ़ गया और नेशनलिज्म तो था ही एक्सट्रीम पर, ठीक है ना। तो चेकोस्लोवाकिया का म्यूनिक एग्रीमेंट के थ्रू 1938 में हुआ, वहां पर ओवरलुक किया गया जर्मनी के एक्ट्स को, ठीक है ना। वहां पर ये कहा गया कि हाँ चलिए आप बढ़ा लीजिए अपनी मिलिट्री पावर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें यह था कि हमने कंट्रोल कर रखा पूरी नेवी को। ग्रेट ब्रिटेन की नेवी जानी मानी थी उस समय। तो यहाँ पर जर्मनी को उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है ना। और 1939 में जर्मनी broke its promise and
उसने कुछ एक्सटेंट तक ही चेकोस्लोवाकिया पर को एनेक्स किया था। उसने फिर पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया एनेक्स कर लिया, पूरा अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है ना। पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया उसने अपने अधिकार में ले लिया और 1939 में ही उसने फिर लेटर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, ठीक है ना। फिर भी आपका फ्रांस और ब्रिटेन नहीं आए जब उसने चेकोस्लोवाकिया को, जो बाकी का बचा हुआ चेकोस्लोवाकिया उस पर हमला किया। और अब देखते हैं कि कैसा स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 3 इयर्स ऑफ माउंटिंग इंटरनेशनल टेंशंस, स्पेनिश में सिविल वॉर चल रहा था और ऑस्ट्रिया और हंगरी को ऑलरेडी जर्मनी ने एनेक्स कर लिया था 1938 से पहले ही। ऑस्ट्रिया को अपने लैंड में मिला लिया था ऑस्ट्रिया हंगरी को, और फिर सुदरलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर उसने हमला किया। यहाँ तक ये लोग शांत बने रहे, ब्रिटेन और फ्रांस शांत बने रहे, ठीक है ना। जब इन्हें लगा कि जब इन्होंने पोलैंड पर हमला किया तो उन्होंने कहा भाई हद से ही बात जा रही है, ये हद ही कर दी इसने, मतलब बिल्कुल हद से ही निकली जा रही है पिक्चर। तब ये लोग पिक्चर में आए और तब इन्होंने अपना एक गुट बनाया जो कि ऑलरेडी था एग्जिस्टेंस में, फिर इसको इन्होंने फिर से जिंदा किया और आपके यूएसएसआर को शामिल किया और इवेंचुअली यूएसए भी इवेंचुअली आ गया। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड ऑन 1 सितंबर 1939। तो 1 सितंबर 1939 को इसका ये इरादा था कि पहले मैं पोलैंड को जीतता हूं, और जीतने के बाद इसका ये था कि भाई पोलैंड को अगर मैं जीत गया तो मैं अपनी आपकी जो लैंड है, जो पोलैंड की जो आपकी बॉर्डर है वो रशिया से लगती है। तो इसे ये था कि भाई हिटलर को ये था कि भाई पहले मैं पोलैंड को जीत लूं। जब मैंने पूरे पोलैंड को जीत लिया तो मेरी जो बॉर्डर है वो रशिया से साझा हो जाएगी और फिर मैं रशिया पर फिर अच्छे खासे तरीके से हमला करूंगा। और उसने पोलैंड को तो वो नहीं जीत पाया, लेकिन समहाउ कुछ पार्ट उसने जो है उसे जीतना चाहा पोलैंड को, लेकिन कुछ पार्ट उसके हिस्से में आ गया एंड देन ही अटैक्ड इन 1942 रशिया, ठीक है ना। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, आपका एक मैंने आपको बताया था कि एक डैंजिंग कॉरिडोर दिया गया था पोलैंड को एक्सेस करने के लिए बाल्टिक सी में, ठीक है ना। एक कॉरिडोर दिया गया था जिसको हम पोलैंड कॉरिडोर भी बोलते हैं। तो ये भी था कि भाई आपने जर्मनी को ही बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट में जर्मनी को बांट दिया, तो ये भी आपकी नाम गवार गुजर रही थी हिटलर को, ठीक है ना। आप देखते हैं फोनी वॉर। फोनी वॉर क्या होता है कि छुटमुट आपके वॉर चलते रहते हैं। तो वेस्टर्न यूरोप वाज क्वाइट, वेस्टर्न यूरोप में इतना ज्यादा नहीं था वो, फॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ इन द वॉर, दिस पीरियड इज नोन एज फोनी वॉर, ठीक है ना। वेस्ट तो शांत था लेकिन ईस्ट में बहुत चल रहा था, ठीक है ना, हमला। प्रिपरेशन फॉर वॉर continued in earnest, but there were few signs of conflict and civilian being injured, ठीक है ना। तो कुछ फोनी वॉर में भी कुछ लोग हमला हुआ और कुछ लोगों ने अपना देखा। फिर एक राइबेंट्रॉप पैक्ट बना। राइबेंट्रॉप पैक्ट हुआ जब 1939 में जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने अपना पोलैंड पे हमला कर दिया और चेकोस्लोवाकिया पर भी हमला किया था अर्ली 1939 में ही इन्वेडेड द रेस्ट ऑफ द चेकोस्लोवाकिया, ठीक है ना। और यहाँ इस रिबेंट्रॉप पैक्ट में क्या हुआ, पोलैंड फॉर इट्स पार्ट हैज गारंटी ऑफ फ्रांस एंड इसने क्यों ये पैक्ट क्यों हुआ था। तो ये जो रिबेंट्रॉप पैक्ट था ये ब्रिटेन और पोलैंड के बीच में एक सीक्रेट पैक्ट था, ठीक है ना, जिसके थ्रू ये कहा गया था कि अगर आप पर हमला होता है तो ब्रिटेन और फ्रांस आ जाएंगे वॉर में, और इवेंचुअली वो आ गए वॉर में। और इट वाज अ सीक्रेट नेगोशिएशन इन अगस्त 1939 एंड ये जो 1939 में ये साइन हुआ था एक सीक्रेट एक्ट भी साइन हुआ था 1939 में। जब पोलैंड पर हमला हो गया था तो रशिया को थोड़ा डर लगने लगा, तो रशिया ने कहा कि भाई हम लोग एक सीक्रेट एग्रीमेंट ले लेते हैं एक दूसरे के साथ कि हम लोग एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, चलिए विंटर वॉर 1940 में क्या क्या विंटर वॉर हुआ। रशिया एंड फिनलैंड कंक्लूडेड इन द विंटर वॉर बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। रशिया ऑलरेडी वॉर पे था फिनलैंड के साथ, ठीक है ना, और उसका वॉर खत्म हुआ मार्च एंड
जब मतलब अप्रैल बिगिन हुआ तो इसने देखा कि भाई जर्मनी ने भी हमला कर दिया उस पर, ठीक है ना। जर्मनी ने हमला कर दिया, इस पे नहीं, रशिया पे हमला नहीं किया। जर्मनी ने 1940 में डेनमार्क और नॉर्वे पे हमला कर दिया। फिनलैंड पे ऑलरेडी हमला कर रहा था रशिया, 1940 में फिनलैंड पे ऑलरेडी हमला कर रहा था रशिया, ठीक है ना। 1940 में जर्मनी ने हमला कर दिया डेनमार्क और नॉर्वे पर, और दोनों को एक दूसरे से खतरा नहीं था क्योंकि पैक्ट 1939 में पैक्ट ले लिया था, सीक्रेट पैक्ट साइन अप कर लिया था उन्होंने, तो इनको एक दूसरे से तो खतरा था नहीं, ठीक है ना। तो इनको ये मालूम था कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, बस हम अपने अपने लैंड्स को और बढ़ाएंगे और एनेक्स करेंगे और इस तरह से। लेकिन जो स्टालिन था उसको ये मालूम स्टालिन को ये मालूम नहीं था कि भाई ये तो हिटलर ही पलट जाएगा और हिटलर 1942 में हम पे ही हमला कर देगा, ठीक है ना। तो डेनमार्क सरेंडर इमीडिएटली टू इन फ्रंट ऑफ जर्मनी एंड नॉर्वे फॉट विद ब्रिटिशर्स के साथ उसने फॉट किया एंड इट सरेंडर कॉन्सिक्वेंटली इन 1940 जून 1940 को हिटलर ने वो दोनों को, डेनमार्क और नॉर्वे को हरा दिया, ठीक है ना। अब फॉल ऑफ फ्रांस, यहाँ पर भाई इसको इतना हम मतलब इसको संतुष्टि नहीं मिली हिटलर को। हिटलर क्योंकि जर्मनी और फ्रांस के बीच में शुरू से लड़ाई रहती है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में शुरू से लड़ाई रहती है, और आपको याद होगा एक साइन अप हुआ था, पेरिस का एक एग्रीमेंट साइन अप हुआ था और उसमें बहुत ह्यूमिलेट किया गया था, पूरे फ्रांस को बहुत ह्यूमिलेट किया था, ठीक है ना। तो एक कहावत भी है कि द स्टैम्प्स ऑफ द हॉर्सेस फ्रॉम जर्मनी, यू नो, दे स्टिल शेक द बिल्डिंग्स ऑफ फ्रांस, ठीक है ना। तो 1940 में फ्रांस पर हमला कर दिया जर्मनी ने। पहले तो 1939 में आपको चेकोस्लोवाकिया को इंक्लूड किया, 1940 अर्ली 1939 में फिर आपके पोलैंड पे हमला किया, फिर 1940 में आपके डेनमार्क पर और नॉर्वे पर हमला किया। अब 1940 के जो लेट 1940 है उसमें उसने आपके फ्रांस पर हमला करते हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर द वॉर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दे सरेंडर्ड देमसेल्फ टू बेल्जियम, हॉलैंड, इन सब पर हमला कर दिया उसने। तो एक मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरी अलग एक क्लास है। तो यही है कि मतलब इन नेट शेयर की बहुत मतलब सारे लोगों को उसने लगभग पूरे यूरोप को, उसने वेस्टर्न यूरोप को पूरा खत्म कर रखा था, ठीक है। फिर जर्मनी कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट आर्मर्ड टैंक्स एंड लैंड, इसके बाद बेहतर वेपन्स थे फ्रांस, इसके बाद जर्मन के पास, और इसने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे रखी थी अपने उनको, ठीक है ना। तो बेल्जियम, फ्रांस और हॉलैंड पे इसने 1940 में लेट 1940 में हमला कर दिया। फिर इसने हमला बोल दिया 1940 में ही ब्रिटेन पे, ठीक है ना। लास्टिंग फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 1940, इट वाज द फर्स्ट वॉर टू बी फॉट सोनली इन द एयर, यानी जो एयर है ना उसमें एयर पर मतलब हिटलर के पास भी अच्छी एयरफोर्स थी और ब्रिटेन की एयरफोर्स तो जानी मानी थी, जो रॉयल एयरफोर्स है ब्रिटेन की, वो बड़ी जानी मानी एयरफोर्स है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी उड़ान भरी, अपने फाइटर प्लेन पायलट्स ने उड़ान भरी अपने फाइटर प्लेन्स में और इन्होंने अटैक कर दिया ब्रिटेन पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है क्योंकि ऑलरेडी अर्ली 1940 में ऑलरेडी फ्रांस सरेंडर कर चुका था, ठीक है। मूविंग ऑन, ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा क्या था? आफ्टर फेसिंग डिफीट इन ब्रिटेन ने हरा दिया था। आफ्टर फेसिंग डिफीट इन ब्रिटेन, हिटलर ब्रोक द रिबेंट्रॉप पैक्ट। जो रिबेंट्रॉप पैक्ट था, जो आपके रशिया और जर्मनी के बीच में हुआ था, एक सीक्रेट पैक्ट। तो जो मैंने बताया था आपको पिछले उसमें कि रिबेंट्रॉप पैक्ट हुआ था किसके बीच में, रशिया और जर्मनी के बीच में, हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने अपना वो हमला छोड़ दिया और 1941 में उसने हमला कर दिया आपके रशिया पर। और ये उसकी बड़ी गलत डिसीजन था हिटलर का, क्योंकि जो मॉस्को तक वो पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय विंटर पड़ गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं सितंबर में उसने ब्रिटेन पे हमला किया, उसके बाद हार हुई, उसके बाद उसने अटैक कर दिया, अपना फ्रंट खोल दिए रशिया के लिए। और रशिया में क्या होता, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता था उस समय, तो जो उसकी आर्मी थी ना वो सस्टेन नहीं कर पाई एक्सट्रीम कोल्ड को, ठीक है ना।
The initial advance was swift, and it ended, and Moscow they decided to attack Moscow in 1942, ठीक है ना. The bitter Russian winter पर वो घुटने टेक दिए उन्होंने, ठीक है ना. तो बाय दिसंबर ये देखा गया कि आर्मी हार चुकी है हिटलर की. फिर पर्ल हार्बर हुआ 1942 में ही, लेट 1942 में पर्ल हार्बर, मतलब आपके जो जापानीज हैं उन्होंने अटैक किया पर्ल हार्बर को और यूएसए टूट गया. और मैंने आपको बताया कि ट्रूमैन आ गया पावर में. ट्रूमैन ने, क्योंकि उनका एक जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट था, ही वाज फेसिंग हार्ट अटैक, एंड देन ट्रूमैन केम इनटू द पिक्चर, एंड ट्रूमैन ने कहा कि हमला कर दो, एटम बॉम्ब गिरा दो जापान पर. और ठीक है ना. अब रिवर्सल कैसा होता है कि क्या क्या वापसी क्या क्या होता है. 1942 में पर्ल हार्बर हुआ, यूएसए आ गया पिक्चर में. अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश फोर्स गेन्ड एडवांटेज इन नॉर्थ अफ्रीका. रशिया फोर्स काउंटर अटैक इन स्टालिनग्राड में रशियन फोर्स ने अच्छी स्टालिनग्राड कहाँ है, रशिया में है, ठीक है ना. तो वहाँ पर उसको अच्छा वॉर दिया, अच्छा फाइट दिया हिटलर की फोर्स को, ठीक है ना. और यहाँ पर देखा कि नॉर्थ अफ्रीका में दबदबा, ब्रिटेन ने अपना अच्छा दबदबा बना लिया. और फिर इटालियन फोर्स नॉर्थ अफ्रीका में सरेंडर हुआ, ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना. रशिया एंड देन रशिया एडवांस इन ईस्टर्न, रशिया ने अपने और फ्रंट खोल दिए, ठीक है ना. खार्किव एंड कीव में अपने और फ्रंट खोल दिए, वॉर के और फ्रंट खोल दिए, जिसकी वजह से आपका चारों तरफ से आपका जर्मनी सरेंडर हो गया. हिटलर किल्ड हिमसेल्फ इन 30th of 1945 में, and 2 days after Mussolini was captured and hanged by the Italians. तो इटालियंस ने उसको हैंग कर दिया. तो ये पूरी एक स्टोरी थी, जो बताती है कि कितना कोई वॉर से कोई आपका वो नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता वॉर से, ठीक है ना. तो आप पढ़ते रहिए, अभी बहुत कुछ आने वाला है चैनल पे. हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी, नेक्स्ट मैंने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट्री कमेटी पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं जेपीसी और एस्टिमेट कमेटी और पैक जो पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, अच्छी डिटेल दूंगा, और ऐसे ही इंसाइट दूंगा आपको, ठीक है ना. क्विक इंसाइट दे दूंगा ताकि आपको एक मैपिंग में हेल्प हो, ठीक है ना. तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए.